गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं गुलाम वंश का पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाके पहले उसे देख लें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, ये दिल्ली की गद्दी पे बैठी थी 1236 से लेके 1240। ठीक है, 4 साल तक इसने दिल्ली की गद्दी पे इसने शासन किया है। ठीक है, दिल्ली में इसने शासन किया है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद क्या होता है, उसका जो पुत्र होता है रुकनुद्दीन फिरोज, वो गद्दी पे बैठता है, पर वो एक अयोग्य शासक था। ठीक है, उसको शासन की इतनी नॉलेज नहीं थी, तो क्या करते हैं, जो तुर्की अमीर होते हैं वो उसे हटा देते हैं। हटा के किसको बिठाते हैं? रजिया सुल्तान को। तो जो रजिया सुल्तान होती है वो तुर्की इतिहास में भी पहली शासक थी जो कोई महिला बनी थी। और रजिया सुल्तान ने क्या किया था, इसने पर्दा प्रथा को त्याग कर ये पुरुषों की तरह चौगा और कूल्हा टोपी पहनकर ही दरबार में, राज दरबार में जाती थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, रजिया का विवाह किससे हुआ था? तो जो रजिया थी उसका विवाह हुआ था मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया। ठीक है, तो ये जो अल्तुनिया था इससे इसका विवाह हुआ था। और ये राज्यपाल कहाँ था? ये भटिंडा का राज्यपाल था। भटिंडा का ये क्या था? राज्यपाल था। ठीक है, और इसने हुआ क्या था कि जो रजिया थी इसने मलिक जमाउद्दीन याकूत को घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। तो ये तुर्की अमीरों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था और सब लोग इसका अपोज कर रहे थे। तो इसी में अल्तुनिया ने इस पे अटैक कर दिया और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और याकूत मारा गया। तो रजिया ने बचने के लिए, ताकि इसकी मृत्यु ना हो जाए, इसने बचने के लिए अल्तुनिया से इसने शादी कर ली, और शादी करके ये वापस दिल्ली की गद्दी की को हासिल करने के लिए निकल पड़ती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रजिया की हत्या कब हुई थी? तो जो रजिया है उसकी हत्या हुई थी 13 अक्टूबर 1240 एडी को। ठीक है, 13 अक्टूबर 1240 एडी को इसकी हत्या हुई थी। रजिया और अल्तुनिया दिल्ली की तरफ जाते हैं। ठीक है, दिल्ली की तरफ जाते हैं फिर से गद्दी हासिल करने के लिए रजिया। लेकिन जब तक उसका भाई, रजिया का भाई बहराम शाह गद्दी पे सिंहासन पे बैठ चुका होता है, तो वो क्या करता है, अल्तुनिया को वो मार देता है और रजिया वहां से भाग निकलती है। लेकिन रजिया को भी रास्ते में डाकू एक केथल नाम की जगह पे मार देते हैं। कहाँ पे मार देते हैं? केथल जगह में डाकू इसको मार देते हैं। इसकी रजिया की जो कब्र है वो दिल्ली में बनी हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, गयासुद्दीन बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो जो गयासुद्दीन बलबन होता है वो अपनी पुत्री का विवाह करता है नसरुद्दीन महमूद से। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद होता है जो आगे जाके राजा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वह शासक कौन था जो टोपी सीकर अपने जीवन निर्वाह करता था? तो जो नसरुद्दीन महमूद होता है वही वो शासक होता है जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता है, निर्वाह करता है। ये राज का जो खजाना होता है, जो राजकीय खजाना होता है, उसे यूज नहीं करता है, ये टोपी सीकर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। तो जो बहराम शाह होता है, बहराम शाह के बाद गद्दी पे बैठता है कौन? सुल्तान अलाउद्दीन मसूद। अलाउद्दीन मसूद बैठता है। तो उसको क्या करता है, जो बलवन होता है वो षड्यंत्र करके नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पे बिठा देता है और इसी से अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बलवन का वास्तविक नाम क्या था? तो जो बलवन है उसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ठीक है, बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था और ये 1266 में गद्दी पे बैठा था। ठीक है, 1266 में ये दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। और ये किसका गुलाम था? ये इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश ने इसे ग्वालियर विजय के बाद खरीदा था वहीं से। ठीक है, और इसे जो बलवन होता है इसे बचपन में ही मंगोलों ने क्या बगदाद के बाजार में इसको बेच दिया था। तो वहीं से ये इंडिया आता है, फिर इंडिया में इसको इल्तुतमिश खरीद लेता है और अपने राज दरबार में ले आता है, और अपने 40 वाले जो गुट है उसमें भी इसको शामिल करता है। और फिर आगे जाके जब इल्तुतमिश के बाद जब रजिया शासन करती है तो उसमें भी इसको अच्छी खासी वो मिली हुई थी, अमीर शिकार की पद मिला हुआ था इसको। और ये कौन सा तुर्क है? इलवारी तुर्क है ये। ठीक है, बलबन जो था वो एक इलवारी तुर्क था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है, बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी? तो बलबन को उलुग खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने दी थी, ठीक है। जो शासक था नसरुद्दीन महमूद, ये काफ़ी शांति प्रिय शासक था और ये फ्री टाइम में क्या करता था, ये कुरान की आयतों को लिखता था, ठीक है, नकल करता था आयतों की, और अपने शासन की आगे जाके अपने शासन की बागडोर बलबन को ये सौंप देता है और बलबन फिर गद्दी पे बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सिजदा और पैवोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सिजदा और पैवोस जो प्रथा थी उसकी शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने की थी। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। तो इसमें सिजदा में क्या होता है, सुल्तान को भूमि पे लेट के अभिवादन करना पड़ता है, और पैवोस में सुल्तान के चरणों को चूमना पड़ता है। तो सुल्तान क्या चाहता था कि इसकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़े, ठीक है, सुल्तान से सब लोग डरें, मतलब रिस्पेक्ट करें और साथ साथ डरें भी, और ये अपने मतलब सुल्तान के पद को ये ईश्वर के बराबर मानता था, ठीक है, कि ईश्वर जैसे ईश्वर के उसको कोई ईश्वर के आदेश को कोई मना नहीं कर सकता, उसी तरह सुल्तान के आदेश को भी कोई मना नहीं कर सकता और इसका पूरा सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए ये सजदा और पैवोस प्रथा को शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इल्तुतमिश के 40 दल को किसने नष्ट किया था? तो जो इल्तुतमिश का 40 दल होता है उसको गयासुद्दीन बलबन ही नष्ट कर देता है, ठीक है, उसको ये नष्ट करके फिर ये अपनी एक अलग आर्मी बनाता है, ठीक है, एक आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाता है ये, ताकि बॉर्डर की अच्छे से रक्षा हो सके मंगोलों से। और ये एक नीति स्टार्ट करता है जो काफ़ी कठोर थी, वो होती लौह और रक्त की नीति, ठीक है, लौह रक्त की नीति ये स्टार्ट करता है गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 10 है, बलबन के दरबार में कौन से फारसी कवि थे? तो बलबन के दरबार में 2 फारसी कवि थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन, ठीक है, अमीर खुसरो और अमीर हसन थे। और जो अमीर खुसरो है इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं, ये जो अमीर खुसरो है इनको कहते हैं भारत का तोता या फिर तोतिए हिंद कहते हैं। और ये किसके शिष्य होते हैं? ये सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो गुलाम वंश का लास्ट जो राजा था वो था शमसुद्दीन क्यूमर्स, ठीक है, शमसुद्दीन क्यूमर्स इस वंश का सबसे लास्ट शासक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मंगोलों ने तैमूर खां के नेतृत्व में मुल्तान पर आक्रमण कब किया था? तो 1285 ईस्वी में किया था। इसमें बलबन इसका काफ़ी डट के मुकाबला करता है, लेकिन इसमें बलबन का जो बड़ा पुत्र होता है वो मारा जाता है, ठीक है, बड़ा पुत्र मारा जाता है 1285 में। तो इसको बहुत बड़ा आघात पहुंचता है बलबन को। तो 1 साल बाद 1286 में ही बलबन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1286 में बलबन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ईरानी त्योहार नवरोज़ या नौरोज़ की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो बलबन ने ही ये इस त्योहार को स्टार्ट करवाया था। ये पारसियों का न्यू ईयर भी इसे कहते हैं, ठीक है, नवरोज़ को। क्वेश्चन नंबर 14 है, बलबन किस शासक का गुलाम था? तो बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का ये गुलाम था, ठीक है, इल्तुतमिश ने इसे ग्वालियर विजय के बाद इसे खरीदा था और आगे जाके ये काफ़ी महान शासक बनता है। इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी होती है और मंगोलों से रक्षा के लिए क्या करता है, मंगोलों को डिफेंड करने के लिए क्या करता है, जो बॉर्डर का जो एरिया होता है बॉर्डर पे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, किलों का निर्माण करवाता है, फोर्ट बनवाता है और जो पहले से बने होते हैं उनकी मरम्मत करवाता है, और बॉर्डर पे जो साहसी योद्धा होते हैं उन किलों में उनकी नियुक्ति करता है। तो इस तरीके से ये काफ़ी अच्छी बॉर्डर पे काफ़ी अच्छी आर्मी अपॉइंट करता है ताकि मंगोलों से रक्षा की जा सके। बॉर्डर से ये लोग मंगोल को भगा देते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, अमीर खुसरो ने किन वाद्य यंत्रों को खोजा था? तो अमीर खुसरो ने 2 वाद्य यंत्रों को खोजा था, एक था सितार और दूसरा था तबला। सितार और तबला इन्होंने 2 खोजे थे, ठीक है। मशहूर सितार वादक कौन है? रविशंकर। इनका नाम याद रखना, पूछते हैं रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो वो सितार वादक हैं, सितार बजाते हैं। और अमीर खुसरो को क्या कहते हैं? भारत का तोता या फिर तोतिए हिंद। तो इसी के साथ आज के सेशन को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।